Okay, are you able to see the slide? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine, thank you. So, starting with the topic historical background and development of the pharmacy profession. यहाँ से हम फार्मेसी के हिस्ट्री और यहाँ से इसके डेवलपमेंट की बात पे हम शुरुआत करते हैं, यानी फर्स्ट हम फार्मास्यूटिक्स अपने सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं। सब्जेक्ट पे जाने से पहले जो हमारे पूरे फार्मेसी का ओवरऑल बैकग्राउंड है वो इस सब्जेक्ट से शुरू होता है। इस सब्जेक्ट से इन द सेंस, यानी इस सब्जेक्ट में सबसे पहले हम हिस्ट्री से शुरू करते हैं कि कैसे फार्मेसी हमारे इंडिया में और ओवरऑल द वर्ल्ड ये एग्जिस्ट हुआ और कैसे हम इसके कोर्स में एडमिशन लेते हैं, इसके आगे की पढ़ाई कैसे करते हैं। So starting with the first slide of history of pharmacy in India, India has been a country with a glorious past in various disciplines of knowledge which includes the pharmaceutical science. हमारे इंडिया में बहुत सारी इथनिक मेडिसिन्स और ट्रेडिशनल मेडिसिन्स और डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन्स चलते हैं, एज वी ऑल ऑफ नो, जैसे कि आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी। ये बहुत ही पुरानी और एंशियंट पद्धति है हमारे देश की, जिसमें बहुत सारी चीज़ों के उपचार और ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग सिस्टम ऑफ मेडिसिन इसमें वर्क करते हैं, जिनके फिजिशियंस अलग अलग होते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मेसी इवॉल्व एंड वाज प्रैक्टिस्ड इन एंशियंट इंडिया। जैसे पुराने समय में जो वैद्य और हकीम होते थे, जो भी काढ़ा या जड़ी बूटी पीस कर उन्हें अपने पेशेंट्स को या फिर दूसरे लोगों को देते थे, वो एक टाइप की फार्मेसी ही थी। फार्मेसी इन द सेंस वो है जिसमें किसी दवाई या किसी डिसीज़ को ठीक करने की, किसी सब्सटेंस में किसी डिसीज़ को ठीक करने की प्रॉपर्टी होती है, उसकी स्टडी हम फार्मेसी के अंदर करते हैं। तो पुराने समय से ही जो लोग थे जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स देते थे, प्रोवाइड करते थे, उन्हें हम वैद्य या पुरानी भाषा में वैद्य कहते थे। वो एक फार्मेसी का ही पार्ट था। आयुर्वेदा, दैट इज़ अ साइंस ऑफ लाइफ, एंड सिद्धा ओरिजिनेटेड इन इंडिया। ये दो जो एंशियंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स हैं, आयुर्वेदिक और सिद्धा, ये इंडिया में ही ओरिजिनेट हुए हैं। द सोर्सेज ऑफ ड्रग्स एट दैट टाइम वर हर्ब्स एंड एनिमल्स। अभी तो हमारे पास सोर्स की जैसे मैं बात करूँ, सोर्सेज ऑफ ड्रग जैसे कि हर्ब्स है यानी प्लांट सोर्स है, एनिमल सोर्स है, उसके अलावा मिनरल सोर्सेज, एंटी माइक्रोबियल सोर्सेज, सिंथेटिक सोर्सेज, बायोटेक्नोलॉजिकल सोर्सेज, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ऐसी न्यूमरस ब्रांचेज अब हमारे पास है जहाँ से हम ड्रग को इवॉल्व कर सकते हैं, ओरिजिनेट कर सकते हैं, या ड्रग का उद्दीपन जहाँ से शुरू होता है। तो पुराने समय में मोस्टली जो उपचार होता था वो किसी न किसी जड़ी से, हर्ब्स प्लांट से, या किसी एनिमल से मिलने वाले पदार्थ से दवाइयाँ बनाई जाती थी। तो वो पुराने समय की बात है। हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी में ही द ओपनिंग ऑफ केमिस्ट शॉप इन 1981 बाय द स्कॉच इन बथगेट कोलकाता वाज द स्टार्ट ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन ऑफ प्रैक्टिस इन इंडिया। अगर हम इंडिया, यहाँ पर इंडिया की ही बात कर रहे हैं, वैसे तो वर्ल्ड वाइड फार्मेसी का अलग अलग हर जगह ओरिजिनेशन हुआ है और पास्ट में जो हिस्ट्री है इंडिया वर्ल्ड की, बट वी आर फोकसिंग हियर एंड अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस हमें इंडिया के बारे में ही जानना है कि कैसे यहाँ पर फार्मेसी प्रोफेशन ने अपना डेवलपमेंट किया है। तो 1981 में सबसे पहले एक केमिस्ट शॉप ओपन हुई थी कोलकाता में, जिसमें से फार्मेसी प्रैक्टिस की बात वहाँ से शुरुआत हुई थी। 1870 में अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द केमिस्ट्स वाज started by the Madras Medical College which was later converted to diploma program। सबसे पहले इन केमिस्ट शॉप को, अब शॉप तो हमने ओपन कर दी, फार्मेसी की शॉप ओपन करना ज़रूरी है, एंशियंट टाइम से ही है, बट उनको अब एजुकेशन देना केमिस्ट और ड्रगिस्ट को कि कैसे आप ड्रग प्रोवाइड करेंगे, प्रिस्क्रिप्शन पढ़ के कैसे पेशेंट को काउंसलिंग करेंगे। तो उनके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम सबसे पहले मद्रास मेडिकल कॉलेज 1870 में शुरू हुआ, और बाद में इसी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था उसको डिप्लोमा इन फार्मेसी के कोर्स में कन्वर्ट कर दिया गया। द सिस्टेमिक एंड वेल डिफाइंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन वाज इनिशिएटेड इन 1932 व्हेन द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पायनियर्ड द फार्मेसी एजुकेशन अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रोफेसर एम एल श्रॉफ, द फादर ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन इन इंडिया। सबसे पहले अगर कोई फार्मेसी एजुकेशन अपना शुरू हुआ है तो वो बीएचयू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में शुरुआत हुई थी सबसे पहले फार्मेसी कोर्स की। और जो हमारे फार्मेसी के जिनको जनक कहा जाता है, फादर ऑफ फार्मेसी जिनको कहा जाता है, वो प्रोफेसर एम एल श्रॉफ हैं, जिन्होंने हमारे देश में फार्मेसी प्रोफेशन के बढ़ोतरी के लिए, उसके कहना चाहिए उसके अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत कुछ काम किया है। तो उन्हें हम फादर ऑफ फार्मेसी से डिनोट करते हैं, प्रोफेसर एम एल श्रॉफ को।
ये इनकी फ़ोटो है प्रोफेसर एम एल श्रॉफ की। आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो काफ़ी कुछ डेटा इनके बारे में आपको मिल जाएगा। द सिस्टेमिक एंड वेल डिफाइंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन वाज इनिशिएटेड इन 90। सेम चीज़ है, प्रोफेसर एम एल श्रॉफ ने ही ये सबसे पहले हमारे देश में फार्मेसी एजुकेशन को स्टार्ट किया था। In India, formal pharmacy education leading to a degree began with the introduction of a 3-year bachelor course B Pharmacy at BHU in 1937। सबसे पहले जो कोर्स स्टार्ट हुआ था बी फार्मेसी का वो 3 ईयर बैचलर डिग्री कोर्स था, लेकिन प्रेजेंट में अब ये 4 ईयर बैचलर डिग्री कोर्स है और इसे टेक्निकल कोर्स के अंतर्गत हम मानते हैं। बिफोर इंडिया गेन इंडिपेंडेंट in 1947 there were 3 institutions offering pharmacy degree programs। 1947 से पहले, जब हमारे देश आज़ाद होने से पहले, 3 लीडिंग इंस्टीट्यूट से जहां पर फार्मेसी एजुकेशन दिया जाता था। सबसे पहले 1937 में बीएचयू में ही स्टार्ट हुआ, देन आफ्टर 1944 में पंजाब यूनिवर्सिटी में, उसके बाद 1947 में एलएम कॉलेज में, अहमदाबाद में जो कॉलेज है यहाँ पर मोस्टली फार्मेसी एजुकेशन की स्टार्ट हुई। ये एक दो स्लाइड और है फार्मेसी एजुकेशन की, क्योंकि मोस्टली हमारी हिस्ट्री जो है फार्मेसी एजुकेशन की वो यहीं से ही स्टार्ट होती है कि कैसे कोर्सेज आए हमारे इंडिया में, फार्मेसी कोर्सेज में कैसे इंक्रीमेंट हुआ, डेवलपमेंट हुआ और कैसे बच्चे एडमिशन लेते हैं, एडमिशन के बाद कहाँ ज्वाइन करते हैं या आगे कैसे वर्क करते हैं। इन 1940 अ मास्टर ऑफ फार्मेसी मीन्स एम फार्मेसी रिसर्च डिग्री वाज इंट्रोड्यूस्ड एट बीएचयू। 1940 में भी जो पीजी कोर्स था मास्टर ऑफ फार्मेसी का वो भी सबसे पहले 1940 में बीएचयू में ही स्टार्ट हुआ और वहाँ पर जो स्पेशलाइजेशन था वो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से इसकी शुरुआत हुई। अब तो बहुत सारे स्ट्रीम्स है, जैसे फार्माकोग्नोसी हुआ, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, ऐसे बहुत सारे स्ट्रीम्स है। बस शुरुआत में 1-2 ही स्पेशलाइजेशन थे। जैसे कुछ लोगों के यहाँ नाम लिखे हुए हैं, सुभद्रा कुमारी पाटनी और गोरख प्रसाद श्रीवास्तव बिकेम द फर्स्ट फार्मेसी ग्रेजुएट इन 1940 एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन 1943 रिस्पेक्टिवली। इन्होंने बी फार्मेसी और एम फार्मेसी का कोर्स इन सन में हुआ, सबसे पहले इन्होंने ये डिग्री हासिल की। सिमिलरली शिवहरी लाल बिकम द फर्स्ट पीएचडी होल्डर इन 1953 फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ पटना। ऐसे अलग अलग प्रोफेशनल्स और ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने डिग्री ली है फार्मेसी की। इंडिपेंडेंस के बाद अब हमारे सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम जो कि फार्मेसी के लिए एजुकेशन सिस्टम था, उसमें क्या चेंजेस आए। रिकॉग्निशन ऑफ फार्मेसी एज अ प्रोफेशन। अब तक जो फार्मेसी कहीं ना कहीं किसी कॉलेज में ट्रेनिंग को कन्वर्ट करके फार्मेसी एजुकेशन दिया जाता था, अब इसको ग्लोबलाइजेशन मीन्स कंट्री वाइड, नेशन वाइड, अब इसको रिकॉग्निशन दिया गया फार्मेसी प्रोफेशन का। फोरमोस्ट टास्क ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज टू राइज द इकोनॉमी बाय डेवलपिंग सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स एंड इंडस्ट्रीज। यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट का सबसे पहले टास्क था, यहाँ पर हमारे देश में एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स और इंडस्ट्रीज़ को आगे प्रमोट करना और उनकी बेहतरी के लिए वर्क करना था। सो एज टू इस्टेब्लिश एंड डेवलप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, फार्मेसी एजुकेशन मस्ट बी डेवलप्ड। इन सारी चीज़ों को डेवलप करने के लिए फार्मेसी एजुकेशन और इंडस्ट्रीज़ का डेवलप होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, जिसके लिए गवर्नमेंट ने सतत प्रयास किए। रेगुलेशंस फॉर प्रैक्टिसिंग फार्मेसी वाज पास्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट से ही सारी चीज़ें आगे वर्क करती है, आगे पास होती है, जो कि डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन इंडिपेंडेंस के बाद फार्मेसी एजुकेशन में कौन कौन से इंक्रीमेंट हुए। इन 1948 द फार्मेसी एक्ट वाज इनेक्टेड एज द नेशंस फर्स्ट मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द फार्मेसी प्रैक्टिस टू रेगुलेट द प्रैक्टिस, एजुकेशन एंड प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। सबसे पहले जो हमारा एक्ट बना है फार्मेसी में, उसे हम फार्मेसी एक्ट कहते हैं। इस एक्ट का उद्देश्य क्या है, फार्मेसी एजुकेशन की क्वालिफिकेशन, या मीन्स जो बच्चे इंस्टीट्यूशंस या कॉलेजेस में पढ़ेंगे उनको कितने साल का कोर्स होना चाहिए, कितने एक दिन में कितने लेक्चर्स और कितनी पढ़ाई, कितने लैब होने चाहिए, इन सब का रेगुलेशन, हर कॉलेजेस में एजुकेशन पढ़ाई प्रॉपर चल रही है या नहीं चल रही है, इन सब को रेगुलेट करने के लिए जो सबसे पहले एक्ट बना उसको हम फार्मेसी एक्ट बोलते हैं, जो कि 1948 में बना। इसे बनाया किसने? द प्रोविजन ऑफ द एक्ट आर इम्प्लीमेंटेड थ्रू द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको पीसीआई बोलते हैं। हमारे सारे जो भी नियम कानून बनते हैं, आज भी जो बनते हैं, उनको पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ही बनाता है सारे एजुकेशन के एक्ट को। द एक्ट रिक्वायर्स इंडिविजुअल states to establish state pharmacy council that are responsible for controlling
एंड रजिस्टरिंग फार्मासिस्ट्स इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। अब यहाँ पर ये लाइन हमारे सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। ये जो फार्मेसी पीसीआई है, ये पूरे देश में जितने भी प्रांत है, 28 या 29 जो हमारे स्टेट्स हैं, उन सब को इंडिविजुअल स्टेट फार्मेसी काउंसिल बनाने के लिए अनुमति देता है। अब ये स्टेट फार्मेसी काउंसिल का क्या काम होता है? पीसीआई जो है वो सेंट्रल की है, बट स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्या करती है, हम यहाँ से जो बी फार्मा और डी फार्मा की पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, तो हम हमारे नाम को अपने ही स्टेट में रजिस्टर करवाते हैं एज अ फार्मासिस्ट। उसके बाद हम अपनी शॉप ओपन कर सकते हैं और एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाते हैं। ये जो रिपोर्ट है हमारी स्टेट की, वो सेंट्रल में जाके फिर उसकी एंट्री हो जाती है। इसलिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल का बनना भी उतना ही जरूरी है। ये कुछ लिस्ट है टॉप फर्स्ट 10 इंस्टीट्यूशंस की जिन्होंने फार्मेसी का कोर्स अपने कॉलेजेस में सबसे पहले शुरुआत की। जैसे बीएचयू में 1937 में, 1944 में पंजाब यूनिवर्सिटी में, 1947 में एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी अहमदाबाद, 1950 में मद्रास में मेडिकल कॉलेज, देन 1950 में बिट्स पिलानी में, 1951 में आंध्रा यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम, 1952 ये सागर यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस है, अभी आप लोग भी जानते होंगे, 1956 नागपुर यूनिवर्सिटी, 1958 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी एंड 1963 में जाधवपुर यूनिवर्सिटी। ये अभी भी इन कॉलेजेस की उतने ही इम्पोर्टेंस और उतना ही इनका वजन है ये सारे इंस्टीट्यूशंस का, पढ़ाई के मामले में हो या डेवलपमेंट के मामले में हो, और ये सबसे शुरुआती हमारे कॉलेजेस थे जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। कुछ नाइपर के इंस्टीट्यूशंस हैं। नाइपर एक बहुत ही बड़ा नाम है हमारे फार्मेसी प्रोफेशन में, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। हमें जो भी, जैसे कि हम अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो उसमें एनआईटीज़ होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटीज़ होती है। वैसे ही हमारे फार्मेसी में ये नाइपर इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो नेशनलाइज्ड हैं। पूरे देश में लगभग 7 नाइपर अभी सुचारू रूप से वर्क कर रहे हैं, और बचे हुए 4 नाइपर के इंस्टीट्यूशंस जिनकी घोषणा हो गई है और काम चालू है, वो अभी अंडर वर्किंग है, जिसमें से एक हमारे छत्तीसगढ़ में भी नाइपर का इंस्टीट्यूट खुलने वाला है बहुत ही जल्द। तो कहना चाहिए ये बहुत ही अपार संभावनाएं हैं हमारे देश में फार्मेसी एजुकेशन के लिए। प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ द फार्मेसी इंस्टीट्यूशन, आज के कंडीशन में, आज के दृश्य में हमारा फार्मेसी एजुकेशन कहाँ तक डेवलपमेंट हो चुका है। इसमें मोर देन 1500 इंस्टीट्यूशंस आर प्रेजेंट अक्रॉस द कंट्री। हमारे देश में लगभग 1500 संस्थान अभी फार्मेसी के एग्जिस्ट हैं, विथ एन एनुअल एनरोलमेंट ऑफ अराउंड 1 लाख स्टूडेंट्स हर साल, जिसमें लगभग 1 लाख स्टूडेंट्स दाखिला लेते हैं इन इंस्टीट्यूशंस में। ड्यू टू द इंक्रीमेंटल ग्रोथ of pharmaceutical industry in India, there has been a rapid expansion in the pharmaceutical education sector as well। इतने ज़्यादा दवाइयों के मैन्युफैक्चरिंग और उनके उपयोग की वजह से, जिनका एक्सपोर्ट भी किया जाता है, अभी कोविड-19 के सिचुएशन में भी बहुत सारी दवाइयाँ हमारे देश से रूस को और दूसरे देशों को भेजी गई थी। तो ये सेक्टर इतना रिच है और इतनी डिमांडिंग सेक्टर के कारण हमारा फार्मेसी एजुकेशन और ज़्यादा एक्सपांड हो रहा है, क्योंकि जो एजुकेशन हम गेन करेंगे वही आगे जाके इंडस्ट्री में वर्क करेंगे और उसे अपलिफ्ट करेंगे। इंडिया हैज़ बीन अ हब ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम द पास्ट 3 decades एंड इज ग्रोइंग रैपिडली। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रीच द $30 billion मार्क बाय द ईयर 2021। पिछले 3 दशकों में, 30 सालों में हमारी इंडस्ट्री ने बहुत ही न्यूमरस ग्रोथ की है, और इसकी ये प्रोग्रेस अभी भी कंटिन्यू है। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि आने वाले साल में हमारा जो हब है फार्मेसी इंडस्ट्री का, जो एक कलेक्शन है, वो $30 बिलियन से भी कहीं ज़्यादा अधिक होगा। इस सिचुएशन में भी, कोविड सिचुएशन में भी, कई इंडस्ट्रीज़ है, फार्मा इंडस्ट्रीज, जिन्होंने मुनाफे अब तक जो गेन नहीं किए थे, वो इस सिचुएशन में उन्होंने बेनिफिट अपनी इंडस्ट्री में गेन किया है। ये एक वीडियो है, शायद इसमें चल पाएगा कि नहीं ये वीडियो। 'Globalization has propelled a massive growth in a number of sectors of the Indian economy. Ten years back, job prospects for a pharmacy student were very limited.
Today, the pharma sector has carved out a new phase for itself. With a growth rate of around 17%, the Indian pharmaceutical industry has emerged as the third largest producer in the world by volume and is geared up to grow from current $12 billion to $20 billion industry by 2015. Expanding at the same pace, pharma sector is expected to generate around 1 million new jobs in the next 5 years. Today, pharmaceutical industry is in fact struggling to retain talent in all these areas, even with lucrative compensation packages, talent development programs, together with offering a very bright career path. This happens mainly because the demand for talent far outweighs their supply, especially in the area of pharmacy. Today, emerging fields in the pharma sector have सर a lot साउंड to नहीं आ offer नहीं आ in रहा है terms सर। ओके, वन सेकेंड। आप लोग को वीडियो की साउंड नहीं आ रही है? हेलो? यस सर। Yes, sir. No, sir. No, sir. नो सर। एक सेकेंड। वीडियो की साउंड ये यूट्यूब से चल रहा है वीडियो। मे बी शेयर कीजिए, हम लोग देखेंगे फिर यूट्यूब पे जाके। हाँ, वैसा मैं आप लोग को लिंक भेज दूंगा व्हाट्सएप में। ये अपने लेक्चर कंप्लीट होते हैं तो मैं शेयर कर दूंगा आप लोग को लिंक, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ओके, अपन कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। सो अभी आपने फार्मेसी इंडस्ट्री के बारे में एक शॉर्ट वीडियो देखा कि वो हमारी इंडस्ट्री में कैसे डेवलपमेंट होना शुरुआत हो गई है, कैसे वहाँ पर हमारे डिमांड और फार्मेसी ग्रेजुएट्स की, और वो हमारा जो सेक्टर है काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है, नरिश हो रहा है। तो ऐसे ही हमें अपने प्रोफेशन के लिए आगे बढ़ना है और हमारे एजुकेशन में कंटिन्यू डेवलपमेंट होते आ रहे हैं। न्यू कोर्सेज अभी क्या ऐड हुए हैं, जैसे पीसीआई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग amendment to the Pharmacy Act in 2008, the paved way for PharmD, that is Doctor of Pharmacy course has started in India। PCI ने 2008 रेगुलेशन में अमेंडमेंट करते हुए ये एक नया कोर्स, जैसे कि अभी जो कोर्स चल रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी, मास्टर इन फार्मेसी, पीएचडी होती है, उसके साथ साथ एक फार्मडी का कोर्स भी इंट्रोड्यूस किया गया है। सबसे पहले जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी मैसूर ने ये कोर्स स्टार्ट किया। इस कोर्स की रूपरेखा क्या है? इस कोर्स का ये 5 साल का कोर्स होता है जिसमें फार्मेसी प्रैक्टिस की अनुमति भी दी जाती है। मीन्स जो फार्मासिस्ट निकल रहे हैं वो पेशेंट को डायग्नोस कर सकते हैं, बट दे डू नॉट अलाउ टू परफॉर्म अ सर्जरी और एनी काइंड ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एपरेटस टू बी यूज्ड ऑन द पेशेंट। उन्हें सिर्फ पेशेंट को काउंसलिंग करने की एक अनुमति है, जो एक अपना क्लिनिक भी जैसा खोल सकते हैं पेशेंट काउंसलिंग के लिए और ड्रग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये अभी पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। ये वाला भी कोर्स काफ़ी चुनिंदा संस्थानों में ये है, फार्मडी का कोर्स हमारे इंडिया में। सो द क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ फार्मेसी एजुकेशन, अगर हम फार्मेसी एजुकेशन का एक पूरा खाका देखें कि अब तक का पुरानी हिस्ट्री से लेके आज तक हम कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ लाइनें हैं। इट इज़ बियॉन्ड डाउट दैट फार्मास्यूटिकल एजुकेशन हैज़ मेड स्पीडी एक्सपांशन एंड प्रोग्रेस इन इट्स वेरियस फॉर्म्स, जो कि हमने अभी स्लाइड में भी देखा कि हमारी फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और इंडस्ट्रीज़ ने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ की है और वो प्रोग्रेस हमें दिखती भी है अलग अलग सेक्टरों में। Technology needs to be used adequately so that trained pharmacists could rise to the occasion for playing an important role in the healthcare sector nationally and globally। हमारी टेक्नोलॉजीज़, जो इंस्ट्रूमेंट एपरेटर्स, कॉलेजेस में जो लैब इक्विपमेंट्स हैं, उनको इतना ज़्यादा रिच किया जाना चाहिए और हमारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को उतने अच्छे से उन्हें
ट्रेन किया जाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में डिफरेंट हेल्थ केयर सेक्टर्स में, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, इंडस्ट्रीज़ हो, एकेडमिक्स हो, सोसाइटी हो, कहीं भी हो, नेशनल और इंटरनेशनल में वो अपने रोल को काफ़ी अच्छे से प्ले कर सकें. फार्मास्यूटिकल एजुकेशन शुड कम आउट ऑफ द ट्रेडिशनल मोड एंड नीड्स टू गियर अप टू फुलफिल द प्रेजेंट डे रिक्वायरमेंट्स टू द इंडस्ट्री एंड सोसाइटी इन जनरल. अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, हमारी शिक्षा काफ़ी अच्छी होगी, तो आने वाले समय में हमारे इंडस्ट्री और सोसाइटी में यही फार्मासिस्ट, आप सभी लोग हमारे एजुकेशन को काफ़ी ज़्यादा अपलिफ्ट करेंगे. The pharmaceutical education in India thus needs to focus not only on the developing theoretical and technical knowledges, but should be a large extent focus on the actual technical skills and acumen required by the industry for making students employable. अभी का जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को एक नीड है, एक आवश्यकता ये है कि हम डिग्री के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ उनको इस डायरेक्शन में भी लेके जाएं, ताकि वो पढ़ते पढ़ते अपने एक दिशा को तय कर पाएँ कि इस एजुकेशन के साथ कैसे वो आगे एम्प्लॉयबिलिटी के ओर बढ़ सके, अग्रसर हो सकें. चाहे वो खुद का कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करें, वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ें, इंडस्ट्रीज़ में जॉब करें, बट उनके सजगता सुचारू रूप से चले. इसलिए ये हमारे एजुकेशन सिस्टम को ये ऐसी ज़रूरत है और उसके लिए सतत प्रयास भी किया जा रहा है. एज फार एज प्रैक्टिस बेस्ड एजुकेशन इज़ कंसर्न, टेक्निकल नॉलेज, एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग गुड relationships with patients and physicians would be of prime importance. जैसे कि हमारी फार्मेसी प्रैक्टिस का एजुकेशन की कंसर्न की बात है, वैसे ही हमारे प्रोफेशन में भी एक अच्छे इंटरपर्सनल स्किल और रिलेशनशिप के, जो कि फिजिशियन पेशेंट्स के बीच और फार्मासिस्ट के बीच होते हैं, उनको भी गढ़ना बहुत ही आवश्यक है. सिंस sincere efforts by all the stakeholders are required to raise the level of pharmaceutical education and to produce graduates and postgraduates who are employable and productive फ्रॉम डे वन. जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स किन्हें कहा जा सकता है? जैसे हमारी सरकार, हमारे पीसीआई रेगुलेटरी मेंबर्स, हमारे टीचर्स, हमारे संस्थान, ये सब स्टेक होल्डर्स हैं जिनके पास कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स लोगों के लिए. वो स्टेक होल्डर्स हैं जो अपने लेवल पे जो उनका कर्तव्य है उसे इस तरीके से प्ले करें, ताकि जो ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स हमारे कॉलेजेस से, संस्थान से निकल रहे हैं, वो डे वन से ही उनके आगे उज्जवल भविष्य के लिए वो अपना वर्क कर सकें. ये आवश्यकता है हमारे एजुकेशन को, एक क्रिटिकल इवेल्युएशन है हमारे सिस्टम का. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ द फार्मेसी एज अ करियर. अगर हम फार्मेसी कोर्स को चुनते हैं, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है. अभी तक हमने हिस्ट्री के बारे में देखा. हिस्ट्री में मोस्टली हमने इंडिया के फार्मेसी एजुकेशन सिस्टम के बारे में फोकस किया अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, कि कैसे फार्मेसी किस संस्थान से हमारे देश में शुरुआत हुई और कैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हुआ, विभिन्न संस्थानों में कैसे फार्मेसी के कोर्स निजात किए गए और कैसे इन संस्थानों से बच्चे पढ़ के अपना रोल प्ले कर रहे हैं. उन सब के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, फार्मेसी एज अ करियर पे. फार्मेसी एज अ करियर आपको इंडक्शन प्रोग्राम के थ्रू भी सर्स ने, टीचर्स ने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई होगी. मोस्टली पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में अपार संभावनाएं हैं एम्प्लॉयमेंट की हमारा कोर्स कंप्लीट करने के बाद. सबसे पहले अगर पब्लिक सेक्टर की हम बात करें तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ आती है. इंडस्ट्रीज़ का जो ग्रोथ होता है आगे चल के, अगर सपोज़ हम 5 साल 10 साल इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, तो उसमें जो हमारी ग्रोथ होती है वो दूसरे अन्य सेक्टरों के कंपैरिजन में लगभग 3 से 4 गुना ज़्यादा होती है. सैलरी के मामले में, ग्रोथ पद के मामले में, हम और कहना चाहिए वहाँ पर जो पर्क्स एंड हाइक्स होती है, उन सभी के मामले में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ काफ़ी अच्छी होती है और यहाँ पर जॉब्स की भी कमी नहीं है. इवन दो आप खुद अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा सेक्टर है ये. इसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट आती है, जो कि आप सभी लोग जानते होंगे हमारे स्टेट पे, दूसरे स्टेट में और सारे इंडिया में ही ये ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं. इनका काम इंस्पेक्शन होता है, दवाइयों का इंस्पेक्शन. जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ होती है, जो कंपनीज़ होती है जहाँ दवाइयाँ बनती है, तो उनके मानक और उनके स्टैंडर्ड को चेक करने, इंस्पेक्ट करने का काम इन ड्रग इंस्पेक्टर्स का होता है. विभिन्न मेडिकल स्टोर्स के ओपन करने के लिए जो लाइसेंस की ज़रूरत होती है, वहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर्स का रोल होता है. तो इस सेक्टर में भी आप एग्ज़ाम क्लियर करके इसे अचीव कर सकते हैं. सेंट्रल और स्टेट की अलग अलग एग्ज़ाम्स होती है इसके लिए. गवर्नमेंट एनालिस्ट की पोस्ट होती है. अब गवर्नमेंट एनालिस्ट का क्या रोल होता है? जैसे जो दवाइयाँ हमारे दुकानों में बिक रही हैं, उनके सैंपल को इंस्पेक्ट करने का काम होता है
ड्रग इंस्पेक्टर का, अगर किसी मेडिकल स्टोर में ड्रग इंस्पेक्टर जाता है, वहाँ से किसी दवाई का सैंपल कलेक्ट करता है, उसे लगता है कि वो दवाई ठीक नहीं है और या एक्सपायरी दवा वो बेच रहा है, तो उस दवाई को कलेक्ट करके वो भेज देता है गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास। अब गवर्नमेंट एनालिस्ट का क्या रोल होता है, वो उस दवाई को चेक करेगा मशीन में या दूसरे टेस्ट लगाएगा उस पर और देखेगा कि जो मेडिकल स्टोर वाला दवाई बेच रहा है वो एक्चुअल में वही दवा है या नहीं, उसके जो क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स है वो उसने मेंटेन किए हैं या नहीं, या उस दवा का कोई डिग्रेडेशन हो गया या उस दवा के अंदर कोई माइक्रोबियल ग्रोथ हो गया है, इसकी रिपोर्ट तैयार करके वो वापस वो ड्रग इंस्पेक्टर के पास भेजता है और उसके अकॉर्डिंग फिर आगे कार्रवाई की जाती है कि वो दवा हमारे लिए, पब्लिक के लिए ठीक है या नहीं। तो ये भी एक गवर्नमेंट का पोस्ट होती है, इसके लिए एग्ज़ाम होती है, ये भी एक पब्लिक सेक्टर होती है जहाँ पर हम अपना काम या एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं। नाउ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट हो, आर्म्ड फोर्सेस हो, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, गवर्नमेंट हो, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट अलग अलग जगह पे इनकी ज़रूरत होती है। सेंट्रल में भी बहुत सारे पोस्ट निकलते हैं, स्टेट में भी गवर्नमेंट के, इसके अलावा खुद प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आप एज अ फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हैं। तो ये सारे पोस्ट जो हैं, आर्म्ड फोर्सेज में, आर्मीज़ में बहुत सारे फार्मासिस्ट के पोस्ट निकलते हैं। तो ये एक पब्लिक सेक्टर की दिशा निर्देश है जहाँ पर हम अपनी सेवा दे सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर की हम बात करें तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तो हमने देखा ही था, जिसमें अब एमएनसी और लोकल इंडस्ट्रीज आती है। एमएनसी का मतलब है मल्टीनेशनल कंपनीज, या लोकल, लोकल इन द सेंस जो हमारे स्टेट में तो कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं है, लेकिन हम दूसरे स्टेट्स में देखें तो काफ़ी सारी कंपनियां अवेलेबल हैं जिनके अलग अलग विभाग होते हैं जहां पर हम अलग अलग एम्प्लॉयमेंट अचीव कर सकते हैं। प्रोडक्शन यूनिट, जहां पर दवाइयों को बनाया जाता है, दवाइयों को बनाना इन द सेंस डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, टैबलेट, कैप्सूल, ऑइंटमेंट, क्रीम, ये सब बनाए जाते हैं। दूसरा सेक्टर है आर&डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च और डेवलपमेंट में क्या होता है, नई दवाइयों की खोज करना और उस पर रिसर्च परफॉर्म करना, ये एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का सेक्टर होता है। तीसरा जो है क्वालिटी अश्योरेंस, जो बनी हुई दवा को चेक करना कि वो सही है या नहीं, उसके अंदर जो पदार्थ हैं वो खराब तो नहीं है, इनको चेक करने का जो सेक्टर होता है उसको क्वालिटी अश्योरेंस बोलते हैं। नेक्स्ट जो सेक्टर है वो है लेबोरेटरीज, दैट इज क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब होता है जो उसमें मानक बिंदु तय किए गए हैं उसको आपकी दवाई पूरा करती है या नहीं। सपोज अगर मैं टैबलेट की बात करूं दवाई की, तो उसमें ये कहा जाता है कि ये 5 किलो तक का वजन सहन कर सकती है टैबलेट, और 5 किलो से ज़्यादा अगर इस पर प्रेशर लगाया जाएगा तो ये टूट जाएगी। तो इस 5 किलो के वजन की टेस्टिंग को चेक करने का जो सेक्टर होता है उसे क्वालिटी कंट्रोल सेक्टर बोलते हैं। जो मानक बिंदु तय किए गए हैं उस मानक पे आपकी ड्रग तय है या नहीं उसको चेक करने का काम क्वालिटी कंट्रोल का है। यहाँ पर भी एज ए एम्प्लॉयमेंट आप वर्क कर सकते हैं। और क्लिनिकल ट्रायल्स वो पार्ट है जिसमें दवाइयों को ह्यूमन बींग्स में चेक किया जाता है मार्केट में लाने से पहले। इसके 4 फेजेस होते हैं, फेज़ 1, 2, 3, 4। जब दवाइयों को ह्यूमन बींग्स पे चेक कर लिया जाता है तभी मार्केट में लाने की अनुमति दी जाती है। यहाँ पर भी फार्मासिस्ट का रोल होता है। प्राइवेट सेक्टर्स में कुछ और बिंदु हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ में जहाँ डीएनए की प्रोसेसिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्लोन्स के थ्रू दवाइयों को बनाया जाता है, मियोसिस माइटोसिस सेल्स पे ड्रग का इफेक्ट देखा जाता है, वहाँ पर भी फार्मासिस्ट का काम होता है। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग, ये कॉमन आप लोग अपने आसपास ही देख सकते हैं। ये जो मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये डॉक्टरों के पास अपनी कंपनीज की दवा का इंट्रोडक्शन देते हैं और उनके पास जाते हैं, इसमें भी जॉब हो सकती है। फार्मेको विजिलेंस का मतलब होता है किसी भी दवा के एडवर्स ड्रग इफेक्ट को मॉनिटर करना, ये होता है फार्मेको विजिलेंस। अगर कोई दवा, सारी एलोपैथिक दवा कोई ना कोई साइड इफेक्ट ज़रूर देगी, उन साइड इफेक्ट को देखना, जांचना, परखना, इन सब का जो सेक्टर या ब्रांच होती है उसको फार्मेको विजिलेंस कहा जाता है। यहाँ पर भी काफ़ी सारी, ढेर सारी कंपनियां हैं जो जॉब एम्प्लॉयमेंट का ऑफर देती है। DEO लाइक मेडिकल कोडिंग एंड मेडिकल राइटिंग एक्सेट्रा, ये एक नई तरह की ब्रांच है जहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज अभी ओरिजिनेट हो रहे हैं। हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, इन सब जगह में मेडिकल कोडिंग और मेडिकल राइटिंग का मतलब ये होता है जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उनको डेटा की ज़रूरत होती है। जैसे डायबिटीज़ के कितने पेशेंट हैं, उन्होंने दवा खाई थी सबसे पहले, सपोज़ डायबिटीज़ की ग्लिमेपिराइड की कोई दवा उन्होंने खाई थी, तो वो दवा खाने के बाद उनके शरीर में क्या
इफ़ेक्ट आए और उसका क्या नतीजा निकला, इन सब को कंपाइल करने का जो काम होता है वो मेडिकल राइटिंग या मेडिकल कोडिंग का होता है और कंपनीज को इंडस्ट्रीज़ को बेचा जाता है। तो यहाँ पर भी फार्मासिस्ट का काफ़ी ज़्यादा रोल है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट होते हैं। एकेडमिशियंस सारे इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस में पढ़ाई के लिए, ये यहाँ पर भी आपका रोल है। एंड हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो कि नॉर्मली फार्मासिस्ट का रोल प्ले करते हैं। तो इतने सारे करियर इन फार्मेसी के बिंदु हैं जहाँ पर हम एम्प्लॉयमेंट अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा एक इसमें जुड़ना रह गया, वो है एंटरप्रेन्योरशिप। ये अपने दिमाग में अक्सर ऐसा होता है कि किसी भी स्लाइड में, किसी भी कहना चाहिए इंट्रोडक्शन में, ये पॉइंट को हम हमेशा छोड़ देते हैं जो अपने बच्चों को नहीं बता पाते स्टूडेंट्स को, वो है एंटरप्रेन्योरशिप। आप अपना माइंड बिल्कुल भी ब्रॉड रखिएगा। ये जो आपको पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के जॉब दिखे हैं, ये जॉब के साथ साथ आप में खुद में उतनी कैलिबर और कैपेबिलिटी है कि आप खुद एक संस्थान, एक इंडस्ट्री, एक कॉलेज खड़ा कर सकते हैं। चाहे आप खुद की मेडिकल स्टोर खोलें, चाहे आप खुद की इंडस्ट्री डालें, चाहे आप खुद का कोई नया इंस्टीट्यूशन खोलें, वो एंटरप्रेन्योरशिप का है। तो अपने इस प्रोफेशन से जो भी हमने सीखा है, दवाइयों को बनाना, दवाइयों की इम्पॉर्टेंस, दवाइयों का दूसरे पे उपयोग, पेशेंट की काउंसलिंग करना, इन सब चीज़ को हम किसी ना किसी दिशा में निर्देशित करके एक एंटरप्रेन्योरशिप का ऑर्गेनाइजेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पर हम खुद एजुकेशन के थ्रू या फिर अपने ड्रग के थ्रू बनाने का काम, वो काफ़ी बड़े चीज़ में वो लेवल होता है एंटरप्रेन्योरशिप का, बट फार्मेसी में भी कुछ छोटे से स्टार्ट किया जा सकता है। तो ये चीज़ भी आपको बिल्कुल अपने ध्यान में रखनी है कि इतने सारे जगह जॉब एम्प्लॉयमेंट ऑफर्स के साथ साथ हमारे खुद में भी कैलिबर है कि हम पढ़ने के बाद कुछ नया अपना भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो भी हमारा एक एम्प्लॉयमेंट है। देन नेक्स्ट अब है हमारा फार्माकोपियाज। अभी तक हमने करियर इन फार्मेसी देखा, हिस्ट्री ऑफ द फार्मेसी एजुकेशन के बारे में हमने देखा। अब है फार्माकोपियाज, जो कि हमारे फर्स्ट टॉपिक का एक लास्ट पॉइंट है, फार्माकोपिया। फार्माकोपिया के बारे में मैं जनरल इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। जैसे हम रामायण में रामायण में गीता नहीं, मीन्स गीता जो पढ़ते हैं, महाभारत की जो सार है गीता में, और हमारे रामायण का जो एक बाइबल या जिस भी जाए कुरान कहा जाए, वैसे ही फार्मेसी में अगर सारी इंफॉर्मेशन का कोई ग्रंथ कहा जाता है तो वो है फार्माकोपिया, जिसमें हमारे फार्मेसी से 1 से लेके 100 तक की सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है। और इसमें लिखी हुई चीज़ पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता कि ये गलत है या सही है। ये भारत सरकार द्वारा इसे बनाया जाता है, ये एक तरह की बुक है। इस बुक को फार्माकोपिया नाम दिया गया है। सो बिगिन विद दिस टॉपिक। The word pharmacopoeia is derived from the Greek word pharmakon, means drug, and pia means to make। किसी दवाई को बनाने के लिए एक बुक का निर्माण किया जाता है जिसको फार्माकोपिया कहते हैं, जिसमें दवाई के बनने की पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि कैसे दवा को आप एक मूर्त रूप देंगे। जैसे प्लांट से निकले हुए प्रोडक्ट को अगर मार्केट तक गोली बनाकर लाना है तो उस बीच में आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी, वो सारी चीज़ें फार्माकोपिया में लिखी होती है। इट इज़ अ लीगल एंड ऑफिशियल बुक इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटीज़ यूजुअली अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट टू ईच कंट्री। हर देश की अपनी अपनी अलग अलग फार्माकोपिया होती है। जैसे इंडिया की इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटेन की ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट्स की यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया। हर एक देश अपने देश के लिए एक फार्माकोपिया बनाता है जो कि वहाँ रहने वाले लोगों के लिए कौन कौन सी दवा उपयोग की जा सकती है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसी होती है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन उस बुक में होती है। इट कॉम्प्राइजेज द लिस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस फॉर्मूले अलॉन्ग विथ देयर डिस्क्रिप्शन एंड स्टैंडर्ड। ये जो बुक होती है उसमें फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस यानी जो आपके एक्टिव कंपाउंड है जो दवा का काम करते हैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन, उसका फॉर्मूला दिया रहता है, उसका डिटेल कि वो कहाँ बनती है, कहाँ मिलती है, कहाँ टेस्ट क्या क्या किए जाएंगे उस पर, वो कैसे स्टेबल रहती है और उसके क्या स्टैंडर्ड है, इन सब की जानकारी उस फार्माकोपिया में अवेलेबल होती है। नेक्स्ट स्लाइड में अब लिस्ट ऑफ फार्माकोपिया आपको दिख रही है। ए से जेड तक की अलग अलग देश की अपनी अपनी अलग अलग फार्माकोपिया होती है। अर्जेंटीना की, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम की, ब्राज़ील, ब्रिटेन की, चाइनीज़, इजिप्ट, यूरोपियन, फ्रेंच, जर्मनी, हंगेरियन, इंडियन, ऐसे बहुत सारे देश हैं जिन्होंने अपनी अपनी फार्माकोपिया का निजात किया है। बट हमारी पढ़ाई के दौरान जो हमारे मोस्टली फार्माकोपिया जो बार बार हमारे
बीच आएंगे जिनके बारे में हमको पढ़ना है। सबसे पहले हमारे देश की फार्माकोपिया है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। इंटरनेशनल फार्माकोपिया, देन यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया जिसको यूएसपी बोलते हैं, यूरोपियन फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्माकोपिया। इन सब फार्माकोपियाज के बारे में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, एपरेटस या टेस्ट के बारे में आप आगे चल के देखेंगे अपने प्रैक्टिकल्स में। सो स्टार्टिंग विद द इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया क्या बोलता है, जिसको आईपी भी कहे। आप लोग जब आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो बहुत सारी जगह आईपी, बीपी, यूएसपी लिखा होगा, तो इन सब का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया। So first official pharmacopoeia of India appeared in 1868 which was edited by Edward John Waring। ये 1968 में सबसे पहले ऑफिशियल एक फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया भारत में बना था, जिसको एडवर्ड जॉन वारिंग ने एडिट किया था। इन प्री इंडिपेंडेंस डेज ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज यूज्ड इन इंडिया। सबसे पहले ब्रिटिश, हमारा राज्य, हमारा देश जो है वो ब्रिटेन शासित देश था, तो उस समय जो फार्माकोपिया हमारे देश में चलता था वो ब्रिटिश फार्माकोपिया चलता था। लेकिन देश आज़ाद होने के बाद हमारे देश ने खुद अपनी फार्माकोपिया बनाई थी। सो द कॉलोनियल एडेंडम ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया 1898 वाज पब्लिश्ड इन 1900, अपीयर्ड एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडिशन इन 1901। सबसे पहले ये जो इंडियन फार्माकोपिया आया 1868 में, उस समय चूंकि ये ब्रिटेन सरकार थी तो उसे इंडियन गवर्नमेंट के नाम से 1901 में पब्लिश किया गया था। इन 1946 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड वन लिस्ट नोन एज द ट्रेडिशनल फार्माकोपिया लिस्ट। द कमिटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ आर.एन. चोपड़ा along with the other 9 members प्रिपेयर्ड द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट। 1946 में सबसे पहले भारत सरकार खुद ने जो है इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट बनाई। ये इंडियन फार्माकोपिया नहीं है, एक लिस्ट बनाई गई कि कैसे क्या रूपरेखा होगी उस बुक की, क्या क्या उसमें रहेगा। इसकी चेयरमैनशिप प्रोफेसर आर.एन. चोपड़ा ने तैयार की थी अन्य 9 मेंबर्स के साथ। इट वाज प्रिपेयर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिल्ली, 1946। In 1948, the Government of India appointed an Indian Pharmacopoeial Committee for preparing the Pharmacopoeia of India, with the tenure of this committee was 5 years। इसके दौरान 1946 के बाद 1948 में गवर्नमेंट ने एक कमेटी का गठन किया जो कि इंडियन फार्माकोपिया बनाएगी और जिसका टेन्योर 5 साल होगा इस कमेटी का। इस कमेटी की चेयरमैनशिप जो थी वो बी.एन. घोष को दी गई थी और सबसे पहला एडिशन हमारे देश का 1955 में आया इंडियन फार्माकोपिया का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एमसीक्यूज में भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पहला फार्माकोपिया देश में कब आया, तो 1955 में सबसे पहले हमारे देश का फार्माकोपिया आया। इट इज़ रिटन इन इंग्लिश एंड ऑफिशियल टाइटल्स ऑफ द फार्माकोपिया गिवन इन लैटिन। ये जो फार्माकोपिया था वो इंग्लिश और लैटिन टाइटल दोनों में लिखा गया था। इट कवर्स 986 मोनोग्राफ्स। मोनोग्राफ्स का मतलब क्या होता है, एक एक दवाई का एक एक कॉलम या एक एक उसके बारे में जानकारी, इसको मोनोग्राफ कहा जाता है। हर एक दवाई के अपने अपने अलग अलग मोनोग्राफ, यानी एक दवाई की पूरी इंफॉर्मेशन को मोनोग्राफ कहते हैं। तो इसमें 946 मोनोग्राफ थे। सप्लीमेंट टू दिस एडिशन वाज पब्लिश्ड इन 1960। इसके साथ ही एक सप्लीमेंट्री भी छापा जाता है इंडियन फार्माकोपिया के साथ, जिसको 1960 में छपा। द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 1966 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बी. मुखर्जी। जैसे जैसे 5 साल 6 साल में फार्माकोपिया में नई नई दवाइयों को जोड़ना होता है तो उसके नए नए एडिशन आते जाते हैं। अभी बहुत सारे फार्माकोपिया आ चुके हैं। ऑफिशियल टाइटल्स ऑफ फार्माकोपिया गिवन इन इंग्लिश, डोज वर एक्सप्रेस्ड इन मेट्रिक सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम्स का मतलब सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ग्राम, किलोग्राम, ये सब मेट्रिक सिस्टम में आते हैं। और अगर मैं दूसरे लैटिन सिस्टम की बात करूं तो जिसमें ऑन्स, पोइज, पाउंड्स, ये सारे गैलन्स, ये सब आते हैं जो कि हम नहीं पढ़ते, हम मैट्रिक सिस्टम की ही दवा पढ़ते हैं। फॉर टैबलेट्स इंजेक्शंस यूजुअल स्ट्रेंथ हैव बीन गिवन। इंडियन फार्माकोपिया में ही फॉर्मुलेशंस ऑफ द ड्रग वर गिवन इमीडिएटली आफ्टर द मोनोग्राफ ऑफ द ड्रग। जो ड्रग का मोनोग्राफ है उसमें फॉर्मुलेशंस बनाने की टेक्निक भी दी हुई है। 274 मोनोग्राफ्स फ्रॉम इंडियन फार्माकोपिया एंड देयर सप्लीमेंट वर डिलीटेड। 1955 में जो 274 मोनोग्राफ थे उनको हटा दिया गया। हटा इसलिए दिया गया कि कुछ दवाइयाँ हमारे देश में सक्सेसफुल नहीं रही या उन देश के प्रिपरेशन में वो हमारे यूज़फुल नहीं थी, इसलिए उनको हटा दिया गया। 93 नए मोनोग्राफ्स को जोड़ा
जोड़े गए और इसका सप्लीमेंट 1975 में निकला सेकेंड एडिशन का, जिसमें 126 मोनोग्राफ और 250 मोनोग्राफ को जोड़कर अमेंड किया गया। इसमें से कॉलरा वैक्सीन को रिमूव कर दिया गया था। इसके अलावा तीसरा एडिशन 1985 में, चौथा एडिशन 1996 में और आगे ऐसे एडिशन आते गए। 1996 में ही वेटनरी फार्माकोपिया को भी निकाला गया, वेटनरी सप्लीमेंट को इंडियन फार्माकोपिया के साथ। देन इसका फिफ्थ एडिशन 2007 में आया, जिसके 3 वॉल्यूम थे। पहला वॉल्यूम में जनरल नोटिस और चैप्टर्स से, दूसरे तीसरे वॉल्यूम में डोजेज फॉर्म और फार्मास्यूटिकल ड्रग सब्सटेंस के बारे में बताया गया था। तो कंटिन्यू हर 5 साल में, 6 साल में आप देखेंगे कि नए फार्माकोपिया का एडिशन आते जाता है। इसका 6th एडिशन 2010 में, 7वां एडिशन 2014 में आया था, जिसको इंडियन फार्माकोपियल कमीशन, जो कि गाजियाबाद में है, उन्होंने इसका पब्लिकेशन किया था। ये इंडियन फार्माकोपिया का ऐसा पिक्चर है जो कि हमारे देश में अवेलेबल है और हर 5 साल में एक नया एडिशन आता है इंडियन फार्माकोपिया का। इसके बाद जो है वो है ब्रिटिश फार्माकोपिया, जो कि हमें इसके ब्रिटिश फार्माकोपिया के बहुत सारे मेथड्स होते हैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के, वो हमें इन्हीं के अकॉर्डिंग परफॉर्म करना है। यूएसपी के बहुत सारे एपरेटस है जिसमें दवा के मानक चेक किया जाता है, वो उनके अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। ब्रिटिश फार्माकोपिया सबसे पहले 1864 में आया था, जिसके 2 सेक्शंस थे, मटेरिया मेडिका एंड प्रिपरेशन एंड कंपाउंडिंग। उसके बाद मटेरिया मेडिका नाम है बुक का और प्रिपरेशन कंपाउंडिंग कैसे दवा बनाई जाती है। सेकेंड एडिशन 67 में, थर्ड नहीं है, फोर्थ एडिशन 1898 में, फिफ्थ इसका 1914 में, एट्थ 1953 में। अलग अलग एडिशन आते गए। जो सबसे पहले इंग्लिश में थे उसको बाद में लैटिन और मैट्रिक में कन्वर्ट किया गया। हर साल इनके फार्माकोपिया जो होते हैं वो पब्लिश होते हैं। 2007 में इनका मोनोग्राफ आया था जिसमें ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन ये सारी चीज़ थी। तो ये एक ब्रिटिश फार्माकोपिया की ओवरऑल इन्फॉर्मेशन है और ये इनकी बुक्स के वॉल्यूम्स है, एडिशंस है, बट मोस्टली हमें इंडियन फार्माकोपिया पर ही फोकस करना है, उसी से ही हमें आगे पढ़ना है और उसी से क्वेश्चन आते हैं। ये ब्रिटिश फार्माकोपिया के कुछ डायग्राम्स है। नाउ यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, इनका पहला एडिशन जो है 1820 में आया, जो लैटिन इंग्लिश दोनों में था। उसके बाद हर 10 साल में इनके फार्माकोपियाज आते गए, फिर हर 5 साल में आते गए और 2002 से हर साल इनके फार्माकोपिया पब्लिश होते हैं। इनकी नेशनल फॉर्मूलरी 1888 में आई। ये यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया के कुछ डायग्राम्स और फिगर्स हैं। देन यूरोपियन फार्माकोपिया, इनका भी काफ़ी समय 1964 से ये डेवलपमेंट हुआ, फिर अलग अलग ईयर में ये आते गए। तो कहने का मतलब ये है कि हर देश वालों के अपनी अपनी फार्माकोपिया होती है, पब्लिश होते हैं और उनमें एडिशन, डिलीशन, अमेंडमेंट होते जाता है। हमें इंडियन फार्माकोपिया पर ही फोकस करना है और ये यूरोपियन